नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क गाइडलाइंस जारी करी गई हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर हाई कोर्ट। सभी लोगों के पास में ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि सब जगह पे ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भेज दी जाए और इस गाइडलाइंस का पालन पूरे देश भर में किया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा मैं आपको क्रक्स के तौर पे बता देता हूं, फिर मैं आपको जजमेंट के अंदर सारी डिटेल्स बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये बात बोली है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे देश में, इंडिया के पूरे देश के अंदर कोई भी जगह पे 2 लाख रुपए की मिनिमम अगर आदान प्रदान यानी लेन देन अगर करता है 2 लाख रुपए का कैश के अंदर, तो अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए का कैश की पेमेंट करता है, कैश में लेन देन करता है, तो उस व्यक्ति की जो जानकारी है वो जाएगी सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अपनी छानबीन करेंगे एज पर सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कि ये 2 लाख रुपए आपके पास जो कैश में आपने लेन देन करे हैं, या आपके पास 2 लाख रुपए आए, तो आए कहां से, तो इसकी वेरिफिकेशन करी जाएगी। और ये 2 लाख रुपए ही नहीं, मिनिमम 2 लाख रुपए, हो सकता है 10 लाख की आपने कैश में किसी को पेमेंट करी हो, तो ये 10 लाख रुपए जो कैश है आपके पास आया कहां से है, इसकी छानबीन करने के लिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसको जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये जाएगी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस पर्टिकुलर मुद्दे का संज्ञान करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, और अगर वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ ये 10 लाख रुपए की आपके पास पूरी रसीद है और इन पैसों की आपके पास पूरी वेरिफिकेशन है, ये कोई ब्लैक मनी का पैसा नहीं है, देन कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रूफ नहीं हुआ तो उसके तहत आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। और यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो देगा तो देगा कौन, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर मेरे को कोई पैसे दे रहा है यार, तो मैं थोड़ी ना किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देखो इनकम टैक्स ऑफिसर सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को कैश में पेमेंट करी है 5 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, ऐसा केस में भी, तो ऐसे केस में तो मैं भी फंस सकता हूं क्योंकि पैसे तो मैंने भी लिए हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जारी करा है। तो हम मुद्दे की बात यहां पे समझ लेते हैं। तो केस का नाम आप थोड़ा सा समझिएगा, द कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रैम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस बी गुनाशेखर एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या, मैं थोड़े से छोटे आपको इसके फैक्ट्स बता देता हूं बहुत सिंपल शब्दों में। एक ये जमीन है जी, ठीक है, एक ये जमीन है। अब ये जमीन जो है किसकी है, ए नाम का व्यक्ति की जमीन अपनी है। अब ये ए नाम का व्यक्ति इस जमीन पे अपना माल उगाता है, बेचता है, ये इसकी जमीन है। अब ये इस जमीन के ऊपर अपना कुछ भी करे, ये इसकी जमीन है। अब ऐसे केस में एक बी नाम का व्यक्ति है और एक सी नाम का व्यक्ति है। बी नाम का व्यक्ति को अपनी एक जमीन खरीदनी थी, मतलब बी नाम का व्यक्ति जमीन की ढूंढ रहा था, यार मेरे को जमीन की जरूरत है, तो उसको एक सी नाम का व्यक्ति मिलता है। सी नाम का व्यक्ति बोलता भाई साहब ये वाली ना एक जमीन है, ये जमीन जो है मेरी है, या ये जमीन मैं आपको दिलवा दूंगा। तो बी नाम का व्यक्ति कहता है यार ये जमीन तो बहुत अच्छी है, मेरे को दिलवा दो। तो सी नाम का व्यक्ति कहता है मुझे 75 लाख रुपए आप पेमेंट कर दो, ठीक है, जिसे टोकन मनी समझ लीजिए या एक पार्ट पेमेंट समझ लीजिए, मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं ये जमीन आपको ही मिलेगी। तो बी ने क्या करा, 75 लाख रुपए कैश में दे दिए हैं, 75 लाख रुपीस कैश में पेमेंट कर दी। अब उसके बाद में बी एंड सी का अपना एग्रीमेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और बतेरे जजमेंट्स में मेरे द्वारा भी मैंने आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करा के एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या एग्रीमेंट टू सेल अपने आप में कोई लीगल राइट क्रिएट करता है, नहीं करता। क्या एग्रीमेंट टू सेल कर लेना क्या ये अपने आप में सिद्ध करता है कि ये प्रॉपर्टी के मालिक आप बन चुके हो, नहीं। क्या एग्रीमेंट टू सेल ये एक तरह से आपके ऊपर एक टैग लगाता है कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ये जो बेची जाएगी तो ये बी नाम के व्यक्ति को ही बेची जाएगी, नहीं, जो मालिक है यार वो किसी को भी बेचे, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत जजमेंट्स में ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी हुई भी है, ठीक है। अब यहां पे मामला क्या था, तो एक दिन की बात है, ए नाम का व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इसने मन बनाया होगा, तो वो जेड नाम के व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहा था कि चलो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच देता हूं, बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था बेचने के लिए। अब पैसे किसने लिए, सी नाम के व्यक्ति ने। अब सी नाम का व्यक्ति पैसे लेके फरार, सी नाम का व्यक्ति पैसे लेके फरार, सी का ए से कोई रिश्ता नहीं, बी नाम के व्यक्ति का ए से कोई रिश्ता नहीं, वगैरह वगैरह। अब जब यहां पे इन दोनों की ए और जेड के बीच में आपस में खरीदना बेचने की डील चल रही थी, इन द मीन टाइम बी चला गया अपना कोर्ट में, क्या चीज के लिए, इंजंक्शन के लिए, कि जैसा यहां पे जो है ये जमीन खरीदने के लिए तो एग्रीमेंट मैंने करा है, पैसे तो 75 लाख रुपए कैश में पेमेंट मैंने करी है, तो ये ए नाम का व्यक्ति जेड को प्रॉपर्टी अपनी कैसे बेच रहा है, ये तो गलत बात है। जज साहब आप ए के ऊपर रोक लगाइए, इंजंक्शन यहां पे ऑर्डर जारी करिए ताकि ए नाम का व्यक्ति जेड को प्रॉपर्टी ना बेच पाए। तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। तो इस केस में जो जज साहब थे उन्होंने यही बोला, बी नाम का व्यक्ति आप हो कौन, आपने क्या पैसे ए नाम के व्यक्ति को दिए हैं
ए नाम का व्यक्ति बोलता है नहीं, बी बोलता है नहीं मैंने पैसे ए नाम के व्यक्ति को नहीं दिए हैं, तो ये मालिक जो है जिसको आपने पैसे दिए, तो क्या वो मालिक था जमीन का? नहीं। तो आपने किसको पैसे दिए हैं? सी नाम के व्यक्ति को। सी नाम का व्यक्ति है तो है कहां? तो बी नाम का व्यक्ति बोलता है जज साहब मैंने 75 लाख रुपए कैश में पेमेंट करी थी। अब इस बात को पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पहली तो बात 75 लाख रुपए आपने कैश में पेमेंट करी है, आपको आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स के तहत ये पता नहीं है, एज पर सेक्शन 269 एसटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के कानून के बारे में पता नहीं है कि अगर आप जो है 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन से ज्यादा, 2 लाख तक या 2 लाख की या उससे ज्यादा, मिनिमम 2 लाख या उससे ज्यादा की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में करते हो तो आपको पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इतने पैसे की कैश में ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हो, कैश पेमेंट लेन देन कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं करा। दूसरी बात, यहां पे आपने जो पैसे ना तो ए को दिए हैं ना किसी को नहीं दिए, एक सी नाम के व्यक्ति फिक्टिशियस व्यक्ति को दिए है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि कैश की पेमेंट का तो कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। अगर ऑनलाइन करे होते तो फिर बैंक डिटेल से हम सी की जानकारी निकाल सकते थे, बट ये तो कैश है तो लेके भाग गया है। तो ऐसे केस में यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने, नीचे की अदालत ने, सिविल कोर्ट ने जो आपका जो पर्टिकुलर इंजंक्शन आपने ग्रांट करने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल करी थी उसको रिजेक्ट करा है, वो बिल्कुल सही करा है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट साहब ने यह बात को ऑब्जर्व करा कि देश में हमारा इनकम टैक्स एक्ट लागू है, सेक्शन 269 एसटी लागू है, एक प्रिंसिपल और एक कानून, एक रूल लागू है कि 2 लाख रुपए मिनिमम से अगर कोई भी आप ज्यादा ट्रांजैक्शन का कैश में करते हो तो आपका वेरिफिकेशन करना जरूरी है, लेकिन पालन हो नहीं रहा है। तो इसीलिए ऑल ओवर द इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बेसिस पे ही ये गाइडलाइंस जारी करी है। मैं आपको पेज नंबर 31 पे लेके चलता हूं, जो गाइडलाइंस जारी करी है ना उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पेज नंबर 31 यहां पे आ चुका है। तो इस पेज नंबर 31 के अंदर सारी बातें यहां पे मेंशन करी हुई हैं, तो यहां पे देख लीजिए एक बारी, पेज नंबर 31 ये रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है कि अगर कभी भी कोई भी सूट फाइल करा जाता है जिसमें 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कि मान लेते हैं मैंने आपको 2 लाख रुपए कैश में पेमेंट करी है और मैं आपने मुझे प्रॉमिस करा सर मैं आपको ना 1 साल में पैसे वापसी कर दूंगा। मैंने ठीक है, अब 1 साल तक मैं वेट कर लेने लगता हूं। अब 1 साल के बाद जब पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है मैं आपके पास जाता हूं, मेरे पैसे दो भाई, 1 लाख रुपए मैंने आपको जो उधार पे दिए थे आपने मुझे भगा दिया या आपने मेरे से लड़ाई झगड़ा करा कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। तो मेरे पास क्या रेमेडी बचती है? तो मेरे पास एक ही रेमेडी बचती है कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, रिकवरी ऑफ मनी का मैं सूट फाइल करूंगा सिविल कोर्ट में जाके, 3 साल के अंदर अंदर लिमिटेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो जब मैं कोर्ट में सूट फाइल करता हूं ना कि जैसा मैंने 2 लाख रुपए दिए थे कैश में बी नाम के व्यक्ति को, तो ऐसे केस में अब 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन आ गई या उससे बाद में जो भी ट्रांजेक्शन हो मिनिमम 2 लाख, अब 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जितने रुपए की भी हो कैश में अगर पेमेंट करी जा रही है मिनिमम 2 लाख या उससे ज्यादा, तो अगर आप उसका सूट फाइल करते हो कि जैसा मैंने इसको कैश में पेमेंट करी थी, तो पहले तो मेरे से जैसा आप पूछेंगे कि अच्छा 2 लाख रुपए तुमने कैश में पेमेंट करी थी, तो ये 2 लाख रुपए के बारे में आप डिटेल्स पहले तो दीजिए, पहले 2 लाख रुपए के बारे में डिटेल्स दीजिए। फिर बी नाम के व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि तुमने जो 2 लाख रुपए रिसीव करे हैं उसके आपके पास कोई रसीद है नहीं है, किस आधार पे आपने 2 लाख रुपए जो है रिसीव करे हैं, ठीक है। तो ये जो है कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट जो है इंटीमेट करेगा किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा ताकि सेक्शन 269 एसटी के तहत इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो वेरिफिकेशन करेगा। अब जैसे इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलेगी तो जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वो संज्ञान लेंगी और वो अपना प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगी। अगर कोई वायलेशन करी जाती है कि रसीद है ही नहीं बंदे के पास, तो जो पेनल्टी लगानी है वो लगाई जाएगी और जो कन्विक्शन देनी है वो दी जाएगी। तीसरा इसमें वो रखा है कि अगर मान लेते हैं कि हम जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ये मोबाइल फोन वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का, बेचने का अपना जो डील करी जाती है, तो वहां पे कन्वीनियंस एक यानी कि डीड वगैरह बनाई जाती है, सेल डीड बनाई जाती है, फिर उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है डीएम ऑफिस के पास में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके, हाँ है ना कि सब रजिस्ट्रार में आप अपना डीड्स को रजिस्टर कराते हो। अब वो मॉर्गेज डीड हो, सेल डीड हो, कोई भी तरह की डीड हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो उस केस में अमाउंट जो पे किया जाता है, तो अगर कोई भी अमाउंट कैश में पे किया जा रहा है और उसमें मिनिमम 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट अगर पे किया जा रहा है, तो यहां पे सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी लगा दी कि अब यहां पे लिखा है ना, देखो अब यहां पे सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी लगा दी कि वो भी इंटीमेट करेंगे किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसके तहत जो अपनी पावर्स कानून के द्वारा उनको मिली हुई है उस कानून पावर्स का इस्तेमाल करके संज्ञान लेंगे
और जो उनको सही लगता है वो लेंगे। तो ये ऑल ओवर द इंडिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे ये रूल्स जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए की कैश में या 2 लाख से ज्यादा की कैश में डील कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, कोर्ट में अगर कोई केस फाइल कर रहा है या कोई रजिस्ट्री के लिए भी जा रहा है अपने मकान की, अपने दुकान की या कोई भी तरह की, तो आप याद रखिएगा कि आपके ऊपर इनकम टैक्स का जो है इंफॉर्मेशन जाएगी और वो आपको एक बारी तो नोटिस पक्का भेजेंगे कि भैया आ जाओ वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये पैसे की जो डील करी है आपने, ये पैसा आया कहां से। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यार ये जो ब्लैक मनी होता है ना, ये ऐसे ही सर्कुलेट करा जाता है, तो इसको सर्कुलेट करने को रोकने के लिए ये कदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया है। तो आपका क्या मानना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक्स चेक कर सकते हो। आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, सबके पास ये एप्लीकेशन हमने हर एक पोर्टल के ऊपर अवेलेबल कराई हुई है। सब्जेक्ट वाइज बैचेस हैं जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, तो आप अगर कोई भी अपना सब्जेक्ट वाइज बैच लेना चाहते हो तो कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। अगर कोई भी डाउट आता है जस्ट मैसेज ड्रॉप करिए, आपका डाउट क्लियर जो है हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई भी सजेशन है या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन दे सकते हैं। बट याद रखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों को जरूर करिएगा ताकि लोगों को भी अवेयरनेस, ये नए जजमेंट के रिगार्डिंग, नए ब्लैक मनी को रोकने के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है, लोग भी समझ पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।